अरे कांता, आज फिर लेट। इतनी देर क्यों हुई तुझे आने में? वो मेम साहब, मेरे पति को खाना देने जाना पड़ा फैक्ट्री में, इसीलिए देर हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। चल चल ठीक है, जा जाकर बर्तन धो। किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। जी मेम साहब। कांता किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है। उसकी नजर वहां कचरे के डिब्बे पर पड़ती है। हे भगवान, यहाँ दिन भर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से खाना नसीब नहीं होता, और एक ये लोग हैं, बर्तन भर भर कर खाना कूड़े में फेंक देते हैं। कैसे लोग हैं ये? बर्तन मांजने के बाद कांता कपड़े धोती है, फिर सारे घर की साफ सफाई करके वहां से चली जाती है। ये भी कोई जिंदगी है? दिन भर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी तनख्वाह के नाम पर चिल्लर मिलते हैं, वो भी इधर आए उधर गए। न खाने का सुख न पहनने का आराम। आज मालिक को तनख्वाह बढ़ाने को कहा तो उसने कहा कि काम मिल रहा है, वही बहुत है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती साहब या मेम साहब को तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहने की। एक तो रोज मुझे देर हो जाती है, ऊपर से तनख्वाह के लिए कहूंगी तो कहीं मुझे काम से ही ना निकाल दें। आज किट्टू बड़ी जल्दी सो गई। शाम से ही दूध की रट लगाए हुए थी। अब इस महंगाई में इसके लिए दूध कहां से लाऊं? जब नहीं मानी तो मैंने पानी में चावल का आटा मिलाकर दे दिया। इसने पीते ही उगल दिया। गुस्से में मेरा हाथ उठ गया, फिर ये रोते रोते सो गई। ये बात सुनकर शंकर की आंखें नम हो जाती हैं। सोई हुई किट्टू के सिर पर हाथ फेरते हुए वो सोचता है, ये भी क्या जिंदगी जिसमें मेरे जीते जी मेरी बच्ची को दूध के लिए तरसना पड़े। कुछ दिनों बाद उसी फ्लैट में, देख कांता, ये तेरा रोज रोज का ड्रामा नहीं चलेगा। कभी तुझे पति को खाना देना होता है तो कभी तेरी बेटी बीमार रहती है, और आज तू कह रही है कि तेरे पति को फैक्ट्री में चोट लग गई, इसलिए तुझे आने में देर हुई है। अब जा, मेरा मुंह मत देख, जा जाकर काम कर, और आइंदा लेट हुई तो समझ जाना तुझे काम से निकाल दूंगी। यहाँ कमी नहीं है तेरी जैसी नौकरानियों की। कांता चुपचाप अपने काम में लग जाती है। उस दिन सारा काम खत्म करने के बाद वो मेम साहब के पास आती है। मेम साहब, आपसे एक बात कहनी थी। कहो, क्या बात है? मेम साहब, आप जो ये खाना कचरे में फेंक देते हो, ये मत करो। ये खाना मैं ले जाया करूंगी। इससे खाना बर्बाद भी नहीं होगा और मेरा काम भी चल जाएगा। ठीक है, कल से मैं खाना किचन के स्लैब पर ही रख दिया करूंगी, ले लेना। इसके बाद कांता रोज बचा हुआ खाना बांध कर ले जाती। एक दिन फ्लैट में पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे। तभी कांता काम खत्म कर खाना बांध कर वहां से निकल जाती है। ये रोज रोज क्या लेकर जाती है? बचा हुआ खाना जो रोज कचरे में फेंका जाता था। इसने कहा कि खाना फेंकने की जगह मुझे दे दिया करना। मैंने कहा ठीक है, आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। कहीं ये खाने की आड़ में घर का सामान चुरा कर तो नहीं ले जाती? नहीं जी, ये ऐसी नहीं है। और कुछ हो ना हो, ये है ईमानदार। अरे तुम्हें क्या पता, हो सकता है कि घर के छोटे छोटे कीमती सामान चुरा कर ले जाती हो, जिनका हमें पता नहीं चलता हो। आखिर हमारे घर में कितने छोटे छोटे कीमती सामान भी तो बहुत हैं। हाँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या किया जाए? अगले दिन सब काम हो गया। मेम साहब, मैं चलती हूँ। दोनों पति पत्नी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने आंखों आंखों में इशारा किया और चुपचाप कांता के पीछे चल दिए। आ गई तुम, अब जल्दी से खाना खिला दो। सुबह से मैंने और किट्टू ने कुछ नहीं खाया है। कांता खाने की पोटली खोलती है और थाली में खाना निकालकर अपने हाथ से शंकर और किट्टू को खिलाने लगती है। शंकर के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, वो खुद से खाना भी नहीं खा सकता था। बाहर खड़े उसके साहब और मेम साहब जब ये दृश्य देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। दोनों कांता के घर के अंदर आते हैं। अरे मेम साहब, आप पर साहब भी हैं। क्या हुआ मेम साहब, आप लोग यहाँ पर? हमें माफ कर दो कांता, कुछ गलतफहमी के कारण हमने तुम पर शक किया, लेकिन तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर की ये हालत है? आखिर ये सब कैसे हुआ? ये जिस फैक्ट्री में काम करते थे,
वहां इनके ऊपर कोई भारी मशीन गिर गई थी। फैक्ट्री के मालिक ने सारा इल्जाम इनके ऊपर ही डाल दिया है और कोई मुआवजा भी नहीं दिया। घर की हालत बद से बदतर होती चली गई। घर में पैसे मेरी तनख्वाह से ही आते हैं और वो भी इनकी दवाइयों में ही खत्म हो जाते हैं। खाने तक के पैसे नहीं बचते हैं, इसीलिए मैं आपके घर से बचा हुआ खाना लेकर आती हूँ। इसी खाने की वजह से मेरा घर चलता है। उस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी मेम साहब, मगर आप काफी गुस्से में थी, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया। हमें माफ कर दो कांता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब हम इस भूल को सुधारेंगे। आज से तुम्हारे पति का इलाज हम करवाएंगे और किट्टू की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी हमारी। विमला अपने पति घनश्याम और बेटी कोमल के साथ खुशी खुशी अपने गांव में रह रही थी। उसके पति की अपनी दुकान थी, जिससे उनके गुजर बसर लायक अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। उनकी बेटी कोमल भी गांव के सरकारी स्कूल में 4th कक्षा में पढ़ती थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी कि अचानक उनकी खुशियों में ग्रहण लग गया। शहर से दुकान का सामान लेकर लौटते हुए विमला के पति घनश्याम की एक्सीडेंट में मौत हो गई। विमला की हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। उसके पति की दुकान को साहूकार ने हड़प लिया और वो दाने दाने को मोहताज हो गई। एक दिन विमला गांव के बनिए के पास गई। महाराज, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कुछ मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। एक तो पहले का उधार चुकाया नहीं और मुंह उठाकर फिर से उधार मांगने चली आई। चल अब यहाँ से, तुझे कोई उधार नहीं मिलेगा। अब अगर आप ही ऐसे कहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? देख, गांव में तो कोई तेरी मदद करने वाला नहीं है। हाँ, जा शहर चली जा, वहाँ कई तरह के काम धंधे होते हैं, तुझे भी कोई ना कोई काम मिल जाएगा। विमला निराश होकर कोमल के साथ वहां से चल पड़ी। शहर का रास्ता काफी लंबा था। दोनों माँ बेटी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। दोनों भूख और थकान से बेहाल थी। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। हिम्मत रख बेटी, बस अब हम शहर पहुंचने ही वाले हैं, वहां तुझे कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। विमला खुद भूख से निढाल थी। किसी तरह से उसने, साहब कोई काम मिलेगा क्या? मैनेजर ने देखा कि एक औरत फटेहाल अवस्था में एक बच्ची के साथ खड़ी है। नहीं, यहाँ तो काम करने वाले सब लोग हैं और किसी की जरूरत नहीं है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब, पैसे न सही, खाने के बदले कुछ काम ही दे दो। मैनेजर को उन पर दया आ गई। दोनों भीख नहीं मांग रही हैं, खाना भी काम के बदले ही मांग रही हैं। लगता है किसी अच्छे घर की हैं, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। इनकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, मगर तुम चाहो तो यहां छोटा मोटा काम कर सकती हो, जिसके बदले तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल जाया करेगा। वैसे अभी तुम लोग रहते कहां हो? अभी अभी तो हम लोग शहर आए हैं साहब, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो होटल बंद होने के बाद रात को तुम दोनों यहीं बरामदे में सो सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद से दोनों माँ बेटी वहीं रहने लगी। एक दिन होटल की खूब साफ सफाई हो रही थी। क्या बात है साहब, आज कोई खास दिन है जो इतनी साफ सफाई हो रही है? आज होटल के मालिक कपूर साहब आने वाले हैं। ठीक समय पर होटल के मालिक आए और उन्होंने पूरे होटल का दौरा किया और मैनेजर से बातचीत की। तभी उनकी नजर विमला और कोमल पर पड़ती है। दोनों के कपड़े फटे हुए और गंदे थे और चेहरा मुरझाया हुआ। ये लोग कौन है? मैनेजर उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता देता है। उनकी बातें सुनकर कपूर साहब का दिल पिघल जाता है। चलो मेरे साथ, आज से तुम लोग मेरे घर पर रहोगे और वहीं काम करोगे। इस तरह कपूर साहब विमला और कोमल को लेकर घर आ जाते हैं। कपूर साहब के परिवार में उनकी पत्नी मालती और बेटी रीता थी। मालती और रीता उन दोनों को देखकर नाग भौं से कोड़ने लगे। ये कहां से जानवर पकड़ लाए हैं आप? ये दोनों भी आज से हमारे साथ ही रहेंगे और घर के कामों में हाथ बटाएंगे। ये औरत तो चलो बाई का काम कर लेगी, मगर इसकी बेटी को क्यों लाए?
अब ये अपनी माँ के बिना कैसे रहती, इसलिए मैं इन दोनों को ले आया हूँ। वो तो चलो ठीक है, मगर इनकी हालत तो देखो, कितने गंदे हैं ये दोनों। कहीं मुझे और मेरी बच्ची को कोई बीमारी ना लगा दे। तो तुम इन्हें अपनी और रीता के कुछ पुराने कपड़े दे दो। ठीक है, देख यहाँ रह तो रही है तू, मगर बिना मुझसे पूछे मेरी या मेरी बच्ची का कोई भी सामान मत छूना। तभी वहाँ रीता भी आ जाती है। छी, ये लोग कितने गंदे हैं और इनसे कितनी बदबू आ रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, आज से ये लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे। माँ, इनको बोल देना मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत भी ना करें। छी। उस दिन से विमला और कोमल भी उनके साथ रहने लगे। विमला ने सारा घर का काम अच्छे से संभाल लिया था। कोमल भी घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती थी। खाना तो उन्हें घर से मिल ही जाया करता था, इसलिए विमला अपनी तनख्वाह के पैसे जमा करती थी, जिससे कि वो कोमल को फिर से स्कूल भेज सके। कोमल भी बहुत ही होशियार लड़की थी, जो चीज एक बार देख लेती उसे याद हो जाती थी। एक दिन कोमल को रीता का एक खिलौना जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसने वो खिलौना उठा लिया, तभी वहाँ रीता आ गई। तुझे मना किया था ना किसी भी चीज को बिना पूछे छूने से। माँ ये देखो, इसने मेरा खिलौना छू दिया। माँ। मालती वहाँ आती है और शोर सुनकर विमला भी वहाँ आ जाती है। तुझसे कहा था ना बिना पूछे मेरी या मेरी बेटी का कोई भी सामान नहीं छूना, फिर तेरी बेटी ने रीता का खिलौना क्यों छुआ? माफ कर देना मालकिन, गलती हो गई। मैं अभी ये खिलौना धोकर रीता बेबी को दे देती हूँ। रहने दे ये नाटक। अब दोबारा ऐसा हुआ तो तुम दोनों माँ बेटी को बाहर निकाल दूंगी। इस घटना के कुछ दिन बीत गए। उस दिन घर में सिर्फ रीता और कोमल थे। मालती ब्यूटी पार्लर गई हुई थी और विमला सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। कोमल घर के बरामदे में बैठी रीता की पुरानी किताबों को देख रही थी। तभी अंदर से किसी के गिरने की आवाज आई। कोमल दौड़कर अंदर जाती है। वहाँ उसे रीता बेहोश मिलती है। रीता के सर से खून भी बह रहा था। बेहोश होकर रीता सर के बल जमीन पर गिरी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर पर तो कोई भी नहीं है। तभी उसकी नजर घर के टेलीफोन पर पड़ती है। उसने कपूर साहब को टेलीफोन करते कई बार देखा था और वो खुद भी उसे इस्तेमाल करना सीख गई थी। पहले उसने रीता को उठाया और उसके सिर पर एक साफ कपड़ा बांध दिया, जिससे खून निकलना बंद हो गया। फिर उसने कपूर साहब की डायरी से पहले डॉक्टर को, फिर कपूर साहब को फोन कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर रीता का चेकअप कर रहा था और घर के सारे लोग उसे घेर कर खड़े थे। घबराइए नहीं, रीता का ब्लड प्रेशर कम हो जाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। वो तो कोमल की होशियारी थी जो उसने मुझे सही समय पर फोन कर दिया, इसके सर पर कपड़ा बांध दिया, वरना ज्यादा खून बहने से इसे ब्रेन हेमरेज हो सकता था। शाबाश बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? स्कूल नहीं जाती। क्यों? कपूर साहब, इसे भी पढ़ाइए। मेरा विश्वास है कि ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। विमला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों को कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बच्ची बच पाई है। आज से तुम लोग भी इसी परिवार के सदस्य हो। उसके बाद से कोमल भी रीता के साथ स्कूल जाने लगी और दोनों माँ बेटी घर के सदस्य की तरह वहाँ रहने लगी। Thanks for watching.